नमस्ते। चलिए आज एक सफर पे चलते हैं, एक ऐसी कला की दुनिया में जो हजारों साल पुरानी है, जिसकी जड़ें मंदिरों की पूजा से जुड़ी हैं और जिसकी शाखाएं आज के डिजिटल दौर तक पहुंच चुकी हैं। ये कहानी है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की, जो हमें आस्था से लेकर एक्सप्रेशन तक और पत्थर की मूर्तियों से लेकर पिक्सल तक की एक कमाल की यात्रा पर ले जाती है। इस सफर में हम 5 खास पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले हम इसकी आध्यात्मिक जड़ों को खोजेंगे, फिर बिना शब्दों के कहानी कहने की इसकी जादुई भाषा को समझेंगे। हम देखेंगे कि पहनावे का हर धागा कैसे मायने रखता है, और रस के सिद्धांत को जानेंगे जो किसी भी परफॉर्मेंस की आत्मा होती है। और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये प्राचीन कला भविष्य के साथ कैसे कदम मिला रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य आखिर आया कहाँ से? ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये सिर्फ एक परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है। ये तो पूजा और भक्ति का एक बहुत गहरा रूप है, जहाँ हर एक मूवमेंट, हर एक हरकत एक प्रार्थना जैसी है। देखिए, पुराने भारत में नृत्य मंदिरों की पूजा का एक जरूरी हिस्सा हुआ करता था। ये धार्मिक कहानियों और आध्यात्मिक विचारों को जिंदा करने का एक तरीका था। ओडिसी जैसे नृत्य तो सीधे सीधे मंदिर की परंपराओं से ही निकले हैं, जबकि कथक का विकास उन कथाकारों से हुआ जो गांव-गांव जाकर महाकाव्यों की कहानियां सुनाते थे। मतलब ये कलाएं ईश्वर से जुड़ने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया थीं। अच्छा, तो इस कला का आधार क्या है? वो है नाट्यशास्त्र। इसे आप भारतीय परफॉर्मिंग आर्ट्स का संविधान भी कह सकते हैं। करीब 2000 साल पहले भरत मुनि ने इसे लिखा था, और इस महान ग्रंथ में डांस, म्यूजिक और ड्रामा के हर पहलू को बहुत डिटेल में समझाया गया है। आज भी सभी शास्त्रीय नृत्य इसी ग्रंथ को अपना गाइड मानते हैं। इस कला का इतिहास भी अपने आप में एक पूरी कहानी है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की गुफाओं में हमें डांस करती हुई मूर्तियां मिलती हैं। फिर भक्ति आंदोलन का दौर आया, और कथक जैसे नृत्यों में कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियों ने एक नई जान डाल दी। बाद में जब इसे मुगल दरबारों में जगह मिली, तो इसमें फारसी संस्कृति के तत्व भी आ मिले, जिसने इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। तो चलिए अब इस कला के जादू को समझते हैं। आखिर कैसे बिना एक शब्द बोले पूरी पूरी कहानियां कह दी जाती हैं? ये असल में शरीर, चेहरे और हाथों की एक बहुत ही कमाल की और खूबसूरत भाषा है। इस भाषा का जो व्याकरण है, उसे कहते हैं अभिनय। इसका सीधा सा मतलब है दर्शकों तक भाव को पहुंचाना। और यही तो शास्त्रीय नृत्य का दिल है। एक कलाकार अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, आंखों की हरकतों से और शरीर की मुद्राओं से खुशी, दुख, गुस्सा और प्यार जैसी गहरी भावनाओं को दिखाता है, जिससे देखने वाले कहानी से इमोशनली जुड़ जाते हैं। अगर अभिनय भाषा है, तो मुद्राएं उसकी शब्दावली हैं, उसके शब्द हैं। हाथों और उंगलियों से बनी ये सांकेतिक आकृतियां, सोचिए, कमल के खिलने से लेकर किसी देवता को बुलाने तक कुछ भी दिखा सकती हैं। ये अपने आप में एक पूरी सांकेतिक भाषा है, जो डांस को एक काव्यात्मक गहराई देती है। और ये बात तो वाकई कमाल की है। मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई हजारों साल पुरानी मूर्तियां उन्हीं डांस पोज को दिखाती हैं जो आज भी कलाकार मंच पर परफॉर्म करते हैं। ये एक जिंदा इतिहास का अद्भुत सबूत है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अभिनय दर्पण जैसा एक पुराना ग्रंथ इस सिद्धांत को बहुत खूबसूरती से समझाता है। उसमें लिखा है, एक डांसर को अपने हाथों से गाने का मतलब आंखों से भाव और पैरों से ताल दिखानी चाहिए। यानी सबसे जरूरी बात यह है कि पूरा शरीर एक साथ मिलकर कहानी कहता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस कला को देखने में इतना आकर्षक बनाती है, यानी पहनावा। ये वेशभूषा सिर्फ सजावट के लिए नहीं होती, इनका एक बहुत गहरा मतलब और काम होता है। कथक जैसी नृत्य शैलियों में ये पारंपरिक परिधान कलाकार को कैरेक्टर में ढलने में मदद करते हैं। पुरुषों का अंगरखा एक शान का प्रतीक है, तो महिलाओं का लहंगा चोली घूमते समय एक खूबसूरत घेरा बनाता है। चूड़ीदार पैरों के मुश्किल मूवमेंट्स को साफ दिखाता है, और दुपट्टा हवा में लहराकर उस मूवमेंट को और सुंदर बना देता है। ये सब मिलकर परफॉर्मेंस के मूड को सेट करते हैं। और फिर आते हैं घुंघरू। ये सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि अपने आप में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। टखनों पर बंधी ये छोटी छोटी घंटियां पैरों की हर हरकत को एक संगीतमय ताल में बदल देती हैं, खासकर कथक में, जहां फुटवर्क बहुत ही मुश्किल होता है। सच कहूं तो घुंघरू के बिना नृत्य की लय अधूरी सी लगती है। अब हम भारतीय परफॉर्मिंग आर्ट्स के सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर आते हैं, रस का सिद्धांत। ये वो अदृश्य चीज है जो एक साधारण परफॉर्मेंस को एक महान कला बना देती है।
रस का शाब्दिक अर्थ है स्वाद या सार। नाट्यशास्त्र के मुताबिक किसी भी परफॉर्मेंस का आखिरी मकसद दर्शकों के मन में एक खास रस या इमोशनल एक्सपीरियंस पैदा करना है। ये सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक ऐसा खूबसूरत अनुभव है जो दर्शकों को रोजमर्रा की दुनिया से ऊपर उठाकर कला से जोड़ देता है। तो ये रस बनता कैसे है? भरत मुनि इसे एक प्रोसेस की तरह समझाते हैं। ये विभाव यानी भावना का कारण, अनुभाव यानी उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया और व्यभिचारी भाव मतलब पल भर के लिए आने वाली भावनाओं के मिलने से बनता है। जब ये सभी तत्व एक कुशल कलाकार के प्रदर्शन में एक साथ मिलते हैं तो दर्शकों के मन में एक स्थायी भावनात्मक स्वाद यानी रस पैदा होता है। नाट्यशास्त्र में 8 मुख्य रसों की पहचान की गई है, जैसे प्यार के लिए श्रृंगार रस, हंसी मजाक के लिए हास्य रस, दुख के लिए करुण रस और गुस्से के लिए रौद्र रस। एक माहिर कलाकार इन सभी रसों को अपने अभिनय के जरिए दर्शकों तक पहुंचाने की काबिलियत रखता है। तो हमने इसकी जड़ों को देखा, इसकी भाषा को समझा। अब आखिर में चलिए देखते हैं कि यह हजारों साल पुरानी कला आज के तकनीकी युग में कैसे जिंदा है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कविता लिख रहा है, संगीत बना रहा है। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक मशीन, एक एल्गोरिथम भारतीय शास्त्रीय नृत्य जैसी गहरी मानवीय और आध्यात्मिक कला की आत्मा को कभी पकड़ सकती है? हम AI को बहुत डिटेल में निर्देश दे सकते हैं, जैसा कि यहां दिखाया गया है, पोशाक, पोज, चेहरे के भाव, सब कुछ। और AI बिना किसी शक के एक खूबसूरत तस्वीर बना सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या उस तस्वीर में वो भाव और वो रस होगा जो एक जिंदा कलाकार की परफॉर्मेंस की धड़कन होता है? तो सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि तकनीक क्या कर सकती है, बल्कि ये है कि हम बचाना क्या चाहते हैं। जैसे जैसे तकनीक हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है, हम इस प्राचीन विरासत की आत्मा को, इसकी मानवीय संवेदना, इसकी आध्यात्मिक गहराई को कैसे जिंदा रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें परंपरा और तरक्की के बीच एक संतुलन बनाने के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।